तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना ऑडिटिंग। क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं हिंदी मीडियम में। तो चलते हैं फटाफट से शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। और ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग वायरल क्वेश्चन का पूरा पूरा आंसर भी करेंगे। यकीन मानिए पूरा आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर। और ये सारा का सारा हम लोग ने देख लिया था। क्वेश्चन 4 तक तो उन्होंने देख लिया था, नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वायरल क्वेश्चन। अभी केवल हिंदी मीडियम देखेंगे, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग से वीडियो आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिटिंग, राइट इट्स ऑब्जेक्ट एंड स्कोप। ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, अंकेक्षण से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य और दायरा लिखिए। आंसर, अंकेक्षण वित्तीय विवरणों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा है। क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा है, जिसमें क्या होता है, अंकेक्षण वित्तीय विवरणों की, एक बार फिर से, अंकेक्षण वित्तीय विवरणों की एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा है, वित्तीय विवरणों की। ओके, जिसमें खाता पुस्तकों, वाउचर, चालान, बिल, रसीद इत्यादि जैसे दस्तावेजों का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? विश्लेषण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सत्य या और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं या नहीं, करते हैं या नहीं। अंकेक्षण के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला उद्देश्य है वित्तीय विवरणों की सत्यता की पुष्टि करना, कि जो यह वित्तीय विवरण जो खाता पुस्तकों के अनुसार तैयार किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। दूसरा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना, मतलब जो संगठन होता है उसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाओं की जांच करना, ताकि उनकी प्रभावशीलता का आकलन किया जा सके। तो सबसे पहला क्या था? वित्तीय विवरणों की सत्ता की पुष्टि करना, और दूसरा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना। तीसरा है त्रुटियों और धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम करना, मतलब लेखांकन में हुई अनजानी गलतियों या जानबूझकर की गई धोखाधड़ी की पहचान करना और उन्हें रोकने का उपाय सुझाना। उसके बाद है कानूनी और वैधानिक अनुपालन की जांच करना, मतलब क्या होता है? जांच करना होता है किसका सर? कानूनी और वैधानिक अनुपालन। पांचवा, वित्तीय प्रदर्शन पर राय देना, जो वित्तीय विवरणों की समीक्षा के आधार पर संगठन के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति पर विशेषज्ञ राय प्रदान करना। उसके बाद अंकेक्षण का दायरा क्या है? अंकेक्षण का दायरा संगठन की प्रकृति, आंकड़ा और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। किस पर निर्धारित होता है? प्रकृति, आंकड़ा और आवश्यकता। ध्यान से देखिएगा, सुन नहीं रहे हो राजा, तुम सुन नहीं रहे हो। अंकेक्षण का दायरा क्या है? अंकेक्षण का दायरा संगठन की प्रकृति, बोलो मेरे साथ, प्रकृति, आंकड़ा, आकार और आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। क्या होता है? आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है सर। सबसे पहला है अपना वित्तीय गतिविधियों और लेन देन की जांच। कौन कौन सा है? सबसे पहला वित्तीय गतिविधियों और लेन देन की जांच करना। दूसरा है आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन करना। तीसरा है संपत्तियों और देनदारियों का सत्यापन करना। और चौथा है कानूनी और वैधानिक अनुपालन की समीक्षा करना। सबसे पहला क्या है? वित्तीय गतिविधियों और लेन देन की जांच, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन, संपत्ति और देनदारियों का सत्यापन, और लास्ट है कानूनी और वैधानिक अनुपालन का समीक्षा करना। समझे क्या? हमारा अपना समाप्त हो गया है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने समाप्त कर दिया है। समझे क्या? आइए, इंग्लिश अभी नहीं देखेंगे, इंग्लिश हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पीरियोडिकल ऑडिट, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आवधिक लेखा परीक्षा क्या है, इसके लाभ और हानियां बताइए। जितने भी चीज बता रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। आंसर लिखेंगे। पीरियोडिक ऑडिट एक प्रकार की लेखा परीक्षा है, ऑडिट ही है, जिसमें किसी संगठन या कंपनी की वित्तीय पुस्तकों और रिकॉर्ड की जांच एक निश्चित समय तराल, जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक पर की जाती है। इसे शेड्यूल ऑडिट या एनुअल ऑडिट भी कहा जाता है। आमतौर पर यह साल के अंत में किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है वित्तीय रिकॉर्ड सटीक और विश्लेषण विश्वसनीय है या नहीं है। ठीक है सर। इसका लाभ क्या है? सबसे पहला है सटीकता और निष्पक्षता, क्योंकि यह निश्चित अवधि के बाद किया जाता है, इसलिए इसमें त्रुटियां और धोखाधड़ी का पता लगाने का पर्याप्त समय होता है। ठीक है।
दूसरा, बेहतर नियंत्रण, संगठन को अपनी वित्तीय मामलों की स्थिति समझने और आवश्यक सुधार करने का अवसर भी मिलता है। तीसरा, कानूनी अनुपालन, यह सुनिश्चित करता है कि संगठन सभी नियामक आवश्यकताओं और कर कानूनी का पालन करे। चौथा, विश्वसनीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? विश्वसनीयता बढ़ती है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट निवेशकों, बैंकों और अन्य हितधारकों के लिए अधिक विश्वसनीय होता है। और पांचवा, धोखाधड़ी का पता लगता है। सर, पीरियोडिकल ऑडिट से क्या लाभ है? सबसे पहला लाभ है सटीकता और निष्पक्षता होना। दूसरा, बेहतर नियंत्रण करना, वित्तीयों की कानूनी अनुपालन, विश्वसनीय बढ़ती है और धोखाधड़ी का पता लगता है। कुछ हानियां हैं, बिल्कुल हानियां हैं। क्या हानियां हैं? हानि शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो राजा लाइक कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के लाइक कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पर क्या करना है, आप जानते हो, चैनल को अगर नहीं किए हो तो जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला है समय लेने वाली प्रक्रिया। बहुत समय लेती है, उसके बाद बहुत महंगा भी हो सकता है, क्योंकि जो बाहरी ऑडिटर्स को नियुक्त करना पड़ता है, अतिरिक्त खर्च बढ़ता है। विलंब से त्रुटि पहचान भी होती है, समझे, काफ़ी देर हो जाता है डेटा की समीक्षा करने में, कोई गलती भी हो सकती है, सभी गड़बड़ियों का पता नहीं चल पाता है, और क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस हो पाता है, कुछ कुछ हिडन होता है, सारी बातें नहीं पता पर चल पाती है। उसके बाद व्यावसायिक कार्यों में बाधा भी आ जाता है। ठीक है सर, जो व्यावसायिक काम हो रहा है उसमें बाधा भी आता है, क्योंकि ऑडिट करते समय। ये 5 हानियां आपके सामने हैं। 5 हानियां, बोलो मेरे साथ। समय लेने वाली प्रक्रिया, महंगा हो जाता है, विलंब से त्रुटि पहचान, सभी गड़बड़ियों का पता नहीं चलता है, और व्यावसायिक कार्य में बाधा डालना। राजा, ये सारी बातें जो लिखी हुई है ना, ये सारी की सारी बातें जो लिखी है, ये आपको खुद से लिखना है। जो हम आपको बोल रहे हैं वही चीज़ ये लिखा हुआ है, और आपको खुद से अपने से बनाकर लिखना है। समझे क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हम लोगों ने बातों बातों में 2 क्वेश्चन देख भी लिया और याद भी पूरा पूरा हो गया है। अगर आप ऐसा कहोगे सर आप बार बार भाग रहे हो, तो ये आपका भूल है, क्योंकि हम सारी बातें को बता रहे हैं, सारी बातें को पढ़ा रहे हैं, सारी बातें को इंक्लूड कर रहे हैं। आप सुन नहीं रहे हो, इसमें आपकी गलती है, हमारा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंटिन्यूअस ऑडिट? स्टेट द एडवांटेज ऑब्जेक्शन टू एन ऑडिट ऑफ दिस नेचर। सतत लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं? इस प्रकार की लेखा परीक्षा के लाभ क्या है और आपत्ति बताना है। आंसर, सतत लेखा परीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखा परीक्षक या उनकी टीम वित्तीय वर्ष के दौरान नियमित अंतराल पर मतलब हर महीना या 2 महीना, 3 महीना, त्रैमासिक या 6 महीना पर, जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, जो बोला वही हुआ, संगठन के खाता पुस्तक और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच करता है। किसकी जांच करता है? संगठन के खाता पुस्तक और वित्तीय लेन देन की विस्तृत जांच करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता, धोखाधड़ी के रोकथाम और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता सुनिश्चित करता है। क्या सुनिश्चित करता है? आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करता है। सतत लेखा परीक्षा के लाभ होते हैं, आइए लाभ देखते हैं। 5 लाभ हैं। सबसे पहला है कि भाई त्रुटियां और धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान करना, विस्तृत और गहन जांच करना, वही चीज है इसमें लाभ। यही है कि ऑडिट का लाभ ही, जो आपने ऑडिट का लाभ याद किया वही लिख दीजिएगा, पूरा सही होगा। अंतरिम खातों की तैयारी में सुविधा, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण, वित्तीय विवरणों की त्वरित प्रस्तुति करना। सबसे पहला क्या है? त्रुटियों और धोखाधड़ी की शीघ्र पहचान, मतलब कि जो भी आपने क्या किया है, अगर कोई व्यक्ति ने कल ही, बिजनेस ने कल ही बनाया है ना, कल ही लेखा जोखी किया है, और आज तुरंत उसका चेकिंग हो रहा है, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा। इसलिए जो त्रुटियां हैं और धोखाधड़ी है उसकी शीघ्र ही पहचान हो जाएगी। दूसरा, विस्तृत और गहन जांच भी होता है ना, लेन देन की गहन समीक्षा होती है। गहन मतलब अंदरूनी, बिल्कुल एक एक लाइन को, एक एक अमाउंट को देखना कहाँ से आया है। अंतरिम खातों की तैयारी में सुविधा भी हो जाती है ना, आसानी से अंतरिम वित्तीय विवरण तैयार किया जा सकता है, हबी बना है इसलिए। चौथा, प्रभावी आंतरिक नियंत्रण होगा। प्रभावी आंतरिक नियंत्रण का मतलब होता है नियमित निरीक्षण से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जा सकता है। पांचवा, वित्तीय विवरणों की त्वरित प्रस्तुति, मतलब वर्ष के अंत में अधिकांश लेखा कार्य पहले ही पूरा हो चुका होता है, जिससे वित्तीय विवरणों की शीघ्रता से प्रस्तुत किया जा सकता है।
मतलब तुरंत, शीघ्र मतलब तेजी से। कुछ आपत्तियां भी है, क्या आपत्तियां हैं आइए देखते हैं। आपत्ति देखते हैं। आपत्ति देखने से पहले आपको बता देते हैं, अगर दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे लाइक किए हैं सारे बच्चे को दिल से धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि राजा आप जो पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई हम लोग करा रहे हैं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे ऐसे में तो चैनल बंद हो जाएगा, तो बाहर से तो सब्सक्राइब करने आएगा नहीं, है ना, आप ही लोग करेंगे। तो सारे बच्चे कर दीजिएगा। बहुत बहुत सपोर्ट आपके लिए होगा, मेरा कुछ नहीं होगा सर। सारा का सारा लाभ है आपका होगा। आइए देखते हैं सतत लेखा परीक्षा के प्रति आपत्तियां। सबसे पहला है आंकड़ों में परिवर्तन की संभावना। इसमें परिवर्तन हो सकता है, जैसे पिछली लेखा परीक्षा की पिछली जांच के बाद अनैतिक कर्मचारी आंकड़ों में बदलाव कर सकते हैं, जिससे धोखाधड़ी की संभावना बढ़ती है ना, क्योंकि हम लोग लगातार लगातार कर रहे हैं, अचानक कुछ बदल गया तुरंत दूसरे दिन ही, समझ रहे हैं, ये चीज बदलाव होता है। दूसरा क्या है, कार्य में व्यवधान। कार्य में व्यवधान होता है कि बार बार कर्मचारी जो उपस्थित होते हैं उसके दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हर बार 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 करना पड़ेगा ऑडिट ना, साल में एक बार तो नहीं हो रहा है यहाँ पर। सतत लेखा परीक्षा में दिक्कत होती है। उच्च लागत, खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो लेखा परीक्षा वो तो लगातार आएगा, पैसा लेगा आपसे। अत्यधिक निर्भरता भी हो जाती है लेखा परीक्षा पर। ठीक है, संगठन डेटा सुरक्षा और गोपनीयता भी चली जाती है कि सारा का सारा डेटा देना पड़ता है, गोपनीयता भी देना पड़ता है। समझे क्या? यस सर। चलिए बच्चे, एक बार आपको बता देते हैं, सब्सक्राइब कर लिए तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चे सब्सक्राइब किए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आपका पूरा पूरा लाभ ही होगा, कोई हानि नहीं होगी। क्योंकि देखिए आप लोग अलर बलर चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, और ये आपका पढ़ाई का, आपके भविष्य का है, तो यहाँ पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो कोई आपको घाटा नहीं होने वाला। व्हाट इज ऑडिट प्रोग्राम? ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? हाउ शुड इट बी कंस्ट्रूड? कंस्ट्रूड कैसे करते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या है, इससे किस प्रकार समझा जाना चाहिए, और इसके लाभ हानि पर चर्चा करें। तो लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या है? एक ऐसा विस्तृत योजना है जिसमें उन प्रक्रियाओं और चरणों को सूचीबद्ध किया जाता है जिन्हें एक लेखा परीक्षक को लेखा परीक्षा करते समय अनुसरण करना चाहिए। यह लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए खाका के रूप में कार्य करता है। इसके मतलब, खाका मतलब ब्लूप्रिंट। फिर से, लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या होता है? सर लेखा परीक्षा कार्यक्रम, ध्यान से सुनिएगा, एक बार बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे। लेखा परीक्षा कार्यक्रम एक ऐसा विस्तृत योजना है, एक डिटेल योजना है जिसमें उन प्रक्रियाओं, उन चरणों को सूचीबद्ध किया जाता है, लिस्ट किया जाता है, जिन्हें एक लेखा परीक्षा मतलब ऑडिटर को लेखा परीक्षा करते समय अनुसरण करना चाहिए। यह लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए खाका के रूप में तैयार करता है। एक ब्लूप्रिंट दे देता है मोटा मोटी, ये सारे प्रक्रियाओं, ये सारे चरण को आपको देखना है ऑडिटर जी। लेखा परीक्षा कार्यक्रम में क्या शामिल होता है? लेखा परीक्षा कार्यक्रम में क्या शामिल होता है? सबसे पहला है जांच किए जाने वाले क्षेत्र। जांच किए जाने वाले क्षेत्र जैसे नगद, स्टॉक, ऋण, खाता, देयताएं। लेखा परीक्षा तकनीकी, भाउचिंग, सत्यापन, विश्लेषण प्रक्रिया, कर्तव्य का आवंटन, कौन से कार्य किस ऑडिटर को सौंपा गया है, समय सीमा, ऑडिट कार्यों को पूरा करने के लिए तय सीमा जो है वो समय सीमा कहलाती है। तो ये चार बातें हैं कार्यक्रम। सबसे पहला कार्यक्रम क्या है? राजा? आओ देखते हैं सबसे पहला कार्यक्रम क्या है। सबसे पहला कार्यक्रम है जांच किए जाने वाले क्षेत्र। दूसरा है लेखा परीक्षा तकनीकी। तीसरा है कर्तव्यों को आवंटन। चौथा है समय सीमा। राजा हम लेट के पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप भी पढ़ते जाइए, इसी में से पढ़ते जाइए। पीडीएफ में भले पढ़े नहीं पढ़े, यहाँ पर हम ही पढ़ा रहे हैं, समझाते हुए जा रहे हैं, आप भी याद करते जाइए। क्लियर है क्या? यस सर। चलिए आप लोग भी पढ़ते जाइए। यह स्पष्ट, लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए राजा? स्पष्ट, लचीला, अनुकूलनीय। स्पष्ट, लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए, ताकि यदि लेखा परीक्षा के दौरान कोई नई जानकारी या समस्या सामने आए तो उसे उचित रूप से संभाला जा सकता है। क्या संभाला जा सकता है? उचित रूप से। क्योंकि लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अगर जानकारी आए, समस्या आए, तो आराम से संभाला जा सके। कब संभाल सकते हैं? जब स्पष्ट हो, लचीला हो, अनुकूलीन हो। ठीक है सर। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा।
टेलीग्राम चैनल पर आपको पहले ज्वाइन होना है। जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए, ज्वाइन होना है और आपको वहाँ पर पीडीएफ अपलोड है, जो पीडीएफ है इसका अपलोड है। ठीक है सर, तो पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा सारे बच्चे, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन पेपर आपको मिले, वायरल क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा और सारे के सारे बच्चे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। ठीक है सर। अब बात करते हैं लेखा परीक्षा के लाभ। भटकना नहीं है, क्या पढ़ रहे थे? लेखा परीक्षा कार्यक्रम क्या है ये तो देख लिया, इसे किस प्रकार समझना चाहिए ये भी देख लिया। अब लाभ और हानि पर चर्चा करें। लाभ क्या है? 5 लाभ। पहला है व्यवस्थित दृष्टिकोण, मानकीकरण, समय और संसाधन की बचत, जिम्मेदारी तय होती है, नए लेखा परीक्षकों के लिए सहायक। एग्जाम में याद करके आपको ये ब्लैक जो बोल्ड पॉइंट है उसको याद करके जाना है, लिखने में तो आप लिख दोगे जो हम समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? पहला है व्यवस्थित दृष्टिकोण। जो लेखा परीक्षा होता है एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से चलता है, संगठित और सुव्यवस्थित तरीके से चलता है। दूसरा, मानकीकरण मतलब होता है एक स्टैंडर्ड लेकर चलता है, एक रूपता बनाए रखता है। समय और संसाधन की बचत करने का काम करता है, जो कार्य का निर्धारण करने के लिए दोहराव नहीं हो, समय की बर्बादी नहीं हो। जिम्मेदारी तय करता है कि भाई सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक लेखा परीक्षक को स्पष्ट रूप से कार्य सौंपा जाता है कि इसे ये काम करना है, इसे ये काम करना है। नए लेखा परीक्षकों के लिए सहायक होता है, नए ऑडिटर के लिए प्रशिक्षण देने में सहायक होता है। याद हो गया क्या? यस सर। बेहतर दस्तावेजीकरण, यह प्रमाण के रूप में कार्य करता है और कानूनी या नियामक जांच में मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं लेखा परीक्षा कार्यक्रम की क्या हानियां हैं। सबसे पहला हानि है अधिक कठोरता होता है, मतलब यदि बहुत सख्त हो तो अचानक आने वाली समस्या नहीं हो पाती है। अत्यधिक निर्भरता भी होता है, लचीलापन की कमी, रूटीन वर्क में तब्दील हो सकता है, हर प्रकार की लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं होता है ये। समझे क्या? हर प्रकार के लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त होता है क्या? नहीं होता है। चलिए सर, सबसे पहला क्या है? अधिक कठोरता, अत्यधिक निर्भरता, लचीलापन की कमी, रूटीन वर्क में तब्दील हो सकता है, हर प्रकार की लेखा परीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। अलग अलग है, धोखाधड़ी की जांच के लिए एक अधिक गतिशील दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, अलग अलग होता है। ये क्या देखे हमने? हानियां देखा सर। समझे क्या? एक बार ब्रेक लेते हैं। चलिए सर, अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ऑडिट नोटबुक, व्हाट इज इट्स यूटिलिटी, व्हाट आर इट्स कंटेंट, हाउ फार इट इज यूजफुल टू एन ऑडिटर। ऑडिट नोटबुक क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, यह ऑडिटर के लिए कितनी उपयोगी है। आंसर, ऑडिटर नोटबुक एक ऐसा दस्तावेज है, एक बार बोलेंगे साफ साफ बोलेंगे, ध्यान से सुनो। ऑडिटर नोटबुक एक ऐसा दस्तावेज है जिसे ऑडिटर स्टाफ द्वारा ऑडिट प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली महत्वपूर्ण प्रश्न, टिप्पणियां, स्पष्टीकरण, त्रुटियां, अनियमितताओं का दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक डायरी के समान होता है जिसमें ऑडिटर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी संकलित की जाती है ताकि भविष्य में संदर्भ के लिए इसका उपयोग किया जा सके। इसकी उपयोगिता 5 है, 4 है। सबसे पहला, ऑडिटर रिपोर्ट की तैयारी में सहायता होता है, स्टाफ की ईमानदारी का मूल्यांकन, संदर्भ के लिए उपयोगी, कानूनी मामलों में सहायक होता है। क्या उपयोगिता होती है ऑडिटर नोटबुक की? सबसे पहला है ऑडिटर रिपोर्ट की तैयारी में सहायक होता है। यह जो है वो, क्योंकि इसमें ऑडिटर के दौरान पाए गए जितने भी मुद्दे हैं उनकी स्थिति को विवरण होता है। दूसरा है स्टाफ की ईमानदारी का मूल्यांकन इसमें हो जाता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। ऑडिटर मूल्यांकन के जो माध्यम से ऑडिट स्टाफ की ईमानदारी और नैतिक मूल्यों का आकलन किया जा सकता है, जिसमें प्रबंधन को कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में सहायता मिलती है। संदर्भ के लिए उपयोगी कैसे होता है? जिसे भविष्य में ऑडिट के दौरान पिछले ऑडिटर में दर्ज की गई जानकारी का उपयोग करके ऑडिट प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। कानूनी मामलों में सहायक होता है। कैसे? जैसे ताकि ऑडिटर नोटबुक एक प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है कि भाई मैंने ऑडिटर की रक्षा की थी और ऐसे ऐसे काम हुआ था, प्रमाण के तौर पे रखा जा सकता है। अब बात करते हैं विषय वस्तु क्या होता है, मतलब नोटबुक में लिखा होता है तो
क्या लिखा होता है? सबसे पहले सामान्य जानकारी लिखा होता है, जिसमें कंपनी का नाम, ऑडिट वर्ष, प्रमुख अधिकारियों के नाम, उनके कर्तव्य, जिम्मेदारियां, प्रयोग में लाए जाने वाले खाता पुस्तकों की सूची, ये सामान्य जानकारी होती है। दूसरा है ऑडिटर प्रक्रिया से संबंधित जानकारी, जिसमें ऑडिट प्रोग्राम की एक प्रति होती है, लेखांकन और वित्तीय नीतियों का विवरण होता है, ऑडिटर नियंत्रण प्रणाली और आंतरिक जांच की जानकारी होती है। विशेष टिप्पणियां में ऑडिटर के दौरान पाई गई त्रुटियां और धोखाधड़ी का विवरण होता है। साथ ही साथ दूसरा में अनुत्तरित प्रश्न या स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाले मुद्दे होते हैं, और कानूनी आवश्यकताओं या कंपनी के नियमों में उल्लंघन के मामले होते हैं। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी और भी होते हैं, भविष्य वाला और ऑडिटर के शुरुआत जो किया था वो वाला। ऑडिटर के लिए ऑडिट नोटबुक की उपयोगिता तो हम लोगों ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है राजा? नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिएगा। व्हाट इज रूटीन चेकिंग? व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट? डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रूटीन चेकिंग। नियमित जांच क्या है? इसके उद्देश्य क्या है? नियमित जांच के लाभ और हानि और चर्चा करें। तो नियमित जांच क्या है? रूटीन चेकिंग बहुत आसान है। नियमित जांच क्या होता है? जैसे देखिए, एक मूलभूत लेखा परीक्षा प्रक्रिया है जिसमें लेखा परीक्षा दैनिक वित्तीय लेन देन की जांच करता है, बस यही है। नियमित जांच के उद्देश्य है कि भाई शुद्धता सुनिश्चित करना, लिपिकीय गलतियों का पता लगाना, धोखाधड़ी को रोकना, सही पोस्टिंग सुनिश्चित करना और वित्तीय अनुशासन बनाए रखना। समझे क्या? कुछ यहाँ पर जांच के लाभ है कि भाई त्रुटियों की पहचान करना, समय की बचत, छोटी अनियमितताओं को रोकना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता, संगठित रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है रूटीन चेकिंग का? नियमित जांच की हानियां क्या है? इसमें सीमित दायरा होता है, लिमिट स्कोप होता है, क्योंकि सामान्य लेन देन की जांच करता है और जटिल धोखाधड़ी को नहीं देखता है। धोखाधड़ी सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है। एक रास्ता होता है इसमें केवल, है ना, यह दोहराव वाला कार्य है जिसमें ऑडिटर ध्यान देने में लापरवाही कर सकता है। अन्य लेखा परीक्षा तकनीकों पर निर्भरता होती है। इसमें विस्तृत ऑडिट प्रक्रियाओं जैसे वाउचिंग और विश्लेषण जैसा जोड़ा जाना चाहिए। हेर फेर की संभावना यहाँ पर होती है। ठीक है सर, आप लोगों को दोस्तों धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोग को धन्यवाद करना चाहते हैं जितने बच्चे अगर अभी तक देख रहे हैं, वेरी वेरी थैंक यू सो मच। आप बच्चे लाइक किए हैं। जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं अभी तक, राजा लाइक कर दीजिएगा। आगे भी वीडियो आता रहेगा, आंसर की भी आपको यहीं पर मिलने वाला है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, वीडियो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, भटकोगे नहीं। आपका चैनल हाथ से निकल गया एक बार चैनल, तो राजा समझ जाना कि आपके हाथ से आपका पढ़ाई निकल गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द एम ऑफ इंटरनल चेक? इंटरनल चेक एम पूछ रहा है, मतलब क्या उद्देश्य होता है आंतरिक जांच का। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट। आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच अंतर बताना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक जांच के उद्देश्य क्या है? सबसे पहला कि भाई त्रुटियां और धोखाधड़ी की रोकथाम ही करना, मतलब रोकथाम करना है। क्या करना है? रोकथाम। किसका? त्रुटियां और धोखाधड़ी, जो भी त्रुटियां होती है उसका। दूसरा है सटीक और विश्वसनीय रिकॉर्ड का रख रखाव करना। इसका सटीक विश्वसनीय रिकॉर्ड का रख रखाव। उसके बाद तीसरा है कर्मचारियों पर नैतिक दबाव। जो कर्मचारी हैं वो काम सतर्कता से करें, ईमानदारी से करें, इसीलिए ये अच्छा होता है जांच करना। चौथा है कार्य विभाजन और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना। कार्य का विभाजन करना कि ये काम ये करेगा, ये काम ये करेगा, है ना, सारे काम को बांट देना। इस काम को फला व्यक्ति करेगा, इस काम को ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति को अलग अलग काम बांट दिया जाएगा। जिम्मेदारी को भी निर्धारण कर दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं आंतरिक जांच और आंतरिक लेखा परीक्षा के बीच अंतर। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा राजा? टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है सर। और व्हाट्सअप चैनल पर क्वेश्चन का फोटो मिलता है, आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। परीक्षा के बाद भी और परीक्षा के साथ भी, दोनों के दोनों आपको जुड़ना है। ऐसा नहीं राजा पहले आप जुड़ गए फिर आप डिलीट मार दिए, नहीं, ज्वाइन करना है तो जुड़े रहिए हमेशा हमेशा के लिए। चलिए सर, आधार, आंतरिक जांच, आंतरिक लेखा परीक्षा, अंतर क्या है? सबसे पहले परिभाषा में समझिए। आंतरिक जांच क्या होता है? कर्मचारी के बीच कार्यों का एक विभाजन जिसमें एक कर्मचारी के कार्य की स्वतः दूसरे कर्मचारी का जांच होता है। एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी को जांच करता है।
आंतरिक लेखा परीक्षा में कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र रूप से की गई विस्तृत जांच होती है। मतलब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र रूप से की गई विस्तृत, यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आता है, कर्मचारी वाला बात यहाँ पर नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है और इसका मेन उद्देश्य क्या होता है? इसका मेन उद्देश्य होता है कि त्रुटियां और धोखाधड़ी को रोकथाम करना। इसका मेन उद्देश्य होता है कि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जोखिम प्रबंधन संचालन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। इसका प्रकृति होता है निरंतर और दैनिक संचालन में एकीकृत करना। इसका प्रकृति होता है कि नियत अंतराल पर किया जाने वाला स्वतंत्र मूल्यांकन। इसका दायरा क्या है? विस्तृत लेन देन और प्रक्रियाओं पर केंद्रित करना। इसका आंतरिक लेखा परीक्षा में इसका दायरा है कि संपूर्ण संचालन करना, व्यापक मूल्यांकन करना। इसमें निष्पादन करता क्या है? कर्मचारी अपने नियमित कार्यों को भाग रूप से करते हैं। वहीं पर यहाँ विशेषज्ञ आंतरिक लेखा परीक्षकों की स्वतंत्र टीम होती है, ऑडिटर होती है। स्वतंत्रता का स्तर क्या है? यहाँ पर कम होता है क्योंकि यहाँ कर्मचारी द्वारा स्वयं ही किया जाता है। वहीं आंतरिक लेखा परीक्षा उच्च होता है क्योंकि बाहर से लोग आते हैं करने के लिए। ये तो घर की बात है ना, आपको खुद देगा चेक करने तो आप तो सही बताओगे, वही वाला बात है। यहाँ पर आंतरिक लेखा परीक्षा में बाहर से आते हैं लेखक परीक्षा, ऑडिटर आते हैं चेक करने के लिए, तो उच्च होता है इसमें स्वतंत्रता का स्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और जितने बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि राजा आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। क्यों पछताना पड़ सकता है? थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं क्यों पछताना पड़ सकता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखोगे, आपके साथ एग्जाम में कुछ भी हो जाता है, रिजल्ट पेंडिंग में हो जाता है, एग्जाम पेपर आपका चेक नहीं हो पाता है, या कोई भी एग्जाम से संबंधित जानकारियाँ या कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो राजा आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, या फिर आप LNMU जाओगे, दरभंगा के चक्कर लगाओगे। अगर आप हमसे संपर्क करोगे तो भाई आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमें लोग साथ देने वाले हैं, कोई आने वाला नहीं है। आप अलर बलर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, सुन लीजिएगा पहले, आप अलर बलर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेते हैं, लेकिन जो आपका भविष्य बनने वाला है उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। भाई करने से कोई बेनिफिट, पूरा बेनिफिट आपको है, ठीक है, कोई घाटा नहीं होने वाला है, ना हम आपसे कोई चार्ज ले रहे हैं, समझे क्या? तो सारे बच्चे क्या करेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे। आप अलर बलर अलाइ बक्कर चैनल को कर लेते हो सब्सक्राइब, और जिससे पढ़ाई कर रहे हो उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो भाई, बिल्कुल दूर रहते हो। अच्छी बात है राजा, ठीक है। वैसे आप लोग करोगे ना तो हमें पता है कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, लिख देता हूँ, बोलूँगा नहीं। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें कौन सा कोर्स करना पड़ेगा सर? ये वाला कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है सर। इसीलिए थोड़ा सा बच के रहिएगा और सारे बच्चे कर लीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए अब हम लोग बात करते हैं ऑडिट प्लान क्या होता है। व्हाट इज ऑडिट प्लान? व्हाट फैक्टर शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग एन ऑडिट प्लान? ऑडिट योजना क्या है? ऑडिटर योजना तैयार करते समय किन किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? क्वेश्चन समझे क्या? यस सर, पढ़ते जाइए आप लोग भी, हम भी पढ़ते जा रहे हैं, लेट के पढ़ा रहे हैं एकदम। चलिए, ऑडिट योजना एक संरचित दृष्टिकोण है जिसमें लेखा परीक्षा को कुशलतापूर्वक करने के लिए रणनीति, दायरा और प्रक्रियाओं तय की जाती है। क्या की जाती है? रणनीति, दायरा, प्रक्रियाएं। रणनीति, दायरा, प्रक्रियाएं। पहला बोलो रणनीति, दूसरा दायरा, तीसरा प्रक्रियाएं तय की जाती है। यह ऑडिटर को व्यवस्थित, प्रभाव और समयबद्ध बनाने के लिए ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य होता है। ऑडिटर योजना के मुख्य घटक क्या है? सबसे पहला है ऑडिटर के उद्देश्य। मुख्य घटक है कि भाई लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे वित्तीय विवरणों की जांच करना, धोखाधड़ी को पता लगाना। ऑडिटर का दायरा क्या है? किन क्षेत्रों और विभागों में जांच की जाएगी? दायरा क्या है? कहाँ कहाँ जांच की जाएगी, ये दायरा है। एक लिमिटेशन, एक बॉर्डर, सीमा। ऑडिट प्रक्रिया मतलब कौन कौन से तकनीकी, कौन कौन से तरीके से, तौर तरीके से हम ऑडिट करेंगे। भाउचिंग, सत्यापन, विश्लेषणात्मक समीक्षा करेंगे। समय सारणी और अनुसूची विभिन्न ऑडिट कार्यों को पूरा करने के लिए समय सीमा तय करेंगे। और जिम्मेदारियों का आवंटन में कहता है कि ऑडिट टीम के सदस्य को उनके कार्य सौंपेंगे। रुक जाओ भाई, अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देखेंगे। ऑडिट योजना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ऑडिट के उद्देश्य। ऑडिट के उद्देश्य क्या बोलते हैं? कि लेखा परीक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? जैसे वित्तीय विवरणों की जांच करना, धोखाधड़ी का पता लगाना। दूसरा, ऑडिट का दायरा क्या है? कि किन क्षेत्रों और विभागों की जांच की जाएगी। ऑडिटर प्रक्रिया,
जिसमें बताया जाता है कि कौन तौर तरीके से तकनीकी से हम लोग काम करेंगे। समय सारणी और अनुसूची बोलता है कि विभिन्न ऑडिट कार्यों को पूरा करेंगे। जिम्मेदारियों का आवंटन बोलता है कि ऑडिट टीम के सदस्यों को उनके कार्य सौंपेंगे। ठीक है सर। ऑडिट योजना तैयार करते समय किन किन विचार किए जाने वाले कारक हैं? सबसे पहला है आपको व्यवसाय का स्वभाव देखना होगा, आकार देखना होगा। ऑडिट योजना को संगठन की संरचना, उद्योग को और वित्तीय जटिलताओं के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा, ऑडिट के उद्देश्य और दायरा देखो कि ऑडिट लेखा परीक्षा के उद्देश्य और कवर किए जाने वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से परिचित किया जाना चाहिए। नियामक आवश्यकताएं, ऑडिट को लागू कानून, लेखांकन मानकों और कर नियमों के अनुरूप होना चाहिए। चौथा, पिछली ऑडिटर रिपोर्ट देखो, उसका पिछले ऑडिट निष्कर्षों की समीक्षा करने से जोखिम वाले क्षेत्रों और दोहराए जाने वाले मुद्दों की पहचान करने में मदद मिलती है। पांचवा, जोखिम मूल्यांकन, उच्च जोखिम वाले क्षेत्र जैसे नकदी प्रवाह, राजस्व का विशेष ध्यान किया जाना चाहिए। छठा, आंतरिक नियंत्रण, यह मूल्यांकन करने की एक संगठन में आंतरिक नियंत्रण प्रभाव है या नहीं। सातवां, भौतिकता, महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन को ध्यान में रखते हुए प्रमुख क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आठवां, रिकॉर्ड की उपलब्धता, वित्तीय दस्तावेज और अन्य ऑडिट साक्ष्यों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक हो जाता है। नौवां, कर्मचारियों का आवंटन, ऑडिट टीम के सदस्यों के अनुभव और विशेषज्ञताओं के अनुसार जिम्मेदारियां निर्धारित की जानी चाहिए। एंड 10वां, समय और बजट की सीमाएं, जो बजट है ऑडिटर की उपलब्धता समय और वित्तीय संसाधनों के भीतर ही पूरा किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, एक बार फिर से, सबसे पहला क्या है, व्यवसाय का स्वभाव और आकार, ऑडिट के उद्देश्य और दायरा, नियामक आवश्यकताएं, पिछली ऑडिटर रिपोर्ट देखो, जोखिम मूल्यांकन, आंतरिक नियंत्रण, भौतिकता, रिकॉर्ड की उपलब्धता, कर्मचारियों का आवंटन, समय और बजट की सीमाएं। ये था हमारा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि हम लोग शुरू करेंगे वाउचिंग से पार्ट 2। जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग जरूर लिखिएगा। कमेंट में क्या लिखना है राजा? कमेंट में लिखना है वीडियो पार्ट 2, वीडियो पार्ट 2 हिंदी मीडियम, वीडियो पार्ट 2 हिंदी मीडियम। सारे बच्चे कमेंट करके लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा इसी का होगा। करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। करोगे तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। चलिए सर।